Hello everyone, I am Dr. Sangeeta Chauhan. I am obstetrician and gynecologist at Ekvir Hospital, Aurangabad since 15 years. And today's topic, we are going to see ultrasonography during pregnancy. Why it is doing ultrasonography in pregnancy is important, and how many times one has to do the sonography during pregnancy. Is there any side harmful effects on the baby of doing frequent ultrasonography? One and many queries. So we are going to find out the answers of these various queries. जैसे आप प्रेग्नेंट होते हो, जैसे आपका पीरियड मिस्ड हो जाता है, यू बिकम वेरी हैप्पी, बट एट द सेम टाइम यू हैव मेनी क्वेरीज कि ये जो ग्रो होने वाला बेबी है वो उसका हेल्थ कैसा है, उसको हार्ट बीट्स आए हैं या नहीं, उसके ऑर्गन्स बराबर डेवलप हो रहे हैं या नहीं. वन एंड मेनी क्वेरीज. हमें सबको पता है प्रेगनेंसी 9 महीने का होता है. ये प्रेगनेंसी जो 9 महीने का है वो 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड होता है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर पहला चरण, दूसरा ट्राइमेस्टर दूसरा चरण और तीसरा ट्राइमेस्टर यानी तीसरा चरण. ये जो पहला चरण है वो 3 महीने का रहता है, दूसरा चरण 3 महीने का रहता है और तीसरा चरण 3 महीने का रहता है. तो जैसे आपका पीरियड मिस्ड हो जाता है, आपको ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है. अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया तो जनरली 6 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, इसका मतलब 1.5 months to 2 months वंस यू बिकम प्रेग्नेंट, ये दौरान आपको पहली सोनोग्राफी करनी रहती है जिसको हम डेटिंग स्कैन कहते हैं. ये जो डेटिंग स्कैन है इससे हमें ये पता चलता है कि बेबी का एग्जैक्ट उम्र क्या है. तो इसका मतलब जेस्टेशनल एज ऑफ बेबी ये पता रहना ज़रूरी रहता है. ये जो जिनको पीरियड्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का डेट याद रहता नहीं है या जिनके पीरियड्स इरेगुलर है, जैसे 28 डेज़ का साइकिल रहता है, लेकिन कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ में उनके पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, जैसा 45 डेज़ या 50 डेज़ का साइकिल रहता है, ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज़ में हमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पता करना ज़रूरी रहता है. तो इसलिए ये डेटिंग स्कैन इम्पॉर्टेंट है. दूसरा, इससे हमें बेबी का एज पता चलता है. दूसरा इम्पॉर्टेंट थिंग हमें जो पहले सोनोग्राफी स्कैन में देखते हैं वो है वायबिलिटी स्कैन. इसका मतलब बेबी वायबल है या नहीं, बेबी में हार्ट बीट्स आए हुए हैं या नहीं है, वो देखना मतलब वायबिलिटी स्कैन. क्योंकि जनरली 6 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में बच्चे की धड़कन स्टार्ट होती है, बेबी के फेटल हार्ट्स शुरू होते हैं. तो अगर कुछ बेबी का ग्रोथ तो बराबर होता है 6 to 8 वीक्स, लेकिन उनके इसमें हार्ट बीट्स आते नहीं हैं, तो ऐसे इसमें एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं. इसलिए ये फेटल स्कैन करना, सोनोग्राफी स्कैन करना ज़रूरी है. तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो बेबी का लोकेशन कहाँ पे है, इसका मतलब बेबी का लोकेशन बच्चेदानी में है या बच्चेदानी के बाहर है. अगर बच्चेदानी में यानी कि यूट्रस में अगर लोकेशन है तो दैट इज़ नॉर्मल, लेकिन अगर बच्चेदानी के बाहर यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, वो अगर है तो वो एबनॉर्मल है और उसका टाइमली डिटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज़ ये बेबी पेशेंट्स के लिए, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए जानलेवा या हाई रिस्क होने के चांसेस रहते हैं. इसलिए ये बेबी का लोकेशन पता करना ज़रूरी रहता है. चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये तो हमने बेबी के बारे में देखा कि बेबी का एज कितना है, लोकेशन क्या है, कहाँ है, बच्चे का धड़कन शुरू हो गई है या नहीं, ये हमने देखा. लेकिन इसी के साथ हमें ये भी देखना रहता है कि बच्चेदानी के आसपास जो ग्रोथ मासेस है या कुछ कौन सी दूसरी ग्रोथ हो गई है, ओवरीज कैसे है, गर्भनलिका कैसी है, वो बेबी का जो ग्रोथ है उसको तो कुछ ईजा पहुँचा रहे हैं या नहीं, वो देखना, वो भी हमें ये स्कैन में, सोनोग्राफी स्कैन में देखना है. तो ये जो 3 से 4 फैक्टर्स हैं वो हम जब पहले बार सोनोग्राफी करते हैं पेशेंट्स को तब देखते हैं. ये सोनोग्राफी हम 6 to 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में जनरली 1.5 months या 2 months का, जैसे आप प्रेग्नेंट बनते हो तब करते हैं. दूसरा सोनोग्राफी स्कैन रहता है वो जनरली 11 to 13.6 डेज़ में करना रहना ज़रूरी है. ये जो 11 वीक्स to 13 वीक्स 0.6 डेज़ में जो सोनोग्राफी स्कैन करते हैं उसको हम एंटी स्कैन कहते हैं, यानी कि नकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन. इसमें
हमें ये देखना है कि बेबी के गर्दन के पीछे जो फ्लूइड रहता है वो ट्रांसलूसेंट दिखता है सोनोग्राफी से, तो उसको वो जो ट्रांसलूसेंसी है वो हम मेजर करते हैं। अगर वो जो नकल ट्रांसलूसेंसी उसको कहते हैं, अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब बेबी में डाउन सिंड्रोम या बेबी मानसिक रीता विकलांग होने के चांसेस रहते हैं। डाउन सिंड्रोम जैसा एनोमली बेबी में रहने के चांसेस रहते हैं, जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है। इसी के साथ साथ कभी कभी एडवर्ड सिंड्रोम, पोटो सिंड्रोम जैसा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी बेबी के में रहने के चांसेस रहते हैं। कुछ कुछ बेबीज़ में हार्ट की कार्डियोवास्कुलर एनोमलीज भी रहने के चांसेस हैं। तो ये देखने के लिए हमें एंटी स्कैन, प्रॉपर एंटी स्कैन करना ज़रूरी है। और ये जो एंटी स्कैन रहता है वो पहले ट्राइमेस्टर में, यानी कि पहले तिमाही के आखिरी चरण में 11 से 13वें हफ्ते तक हमें करना ज़रूरी रहता है। अगर हमें इसमें पता चला कि कुछ डिस्टर्ब अगर हमें ये एंटी स्कैन में कुछ एबनॉर्मलिटी है ऐसा डाउट आया, तो हम इसी के साथ प्रेग्नेंट लेडीज़ को डबल मार्कर टेस्टिंग का भी एडवाइस देते हैं। और ये डबल मार्कर टेस्टिंग और एंटी स्कैन टुगेदर मिला के हम पेशेंट्स को बता सकते हैं कि ये जो बेबी होने वाला है वो लो रिस्क है या हाई रिस्क है। तो इसलिए एंटी स्कैन करना ज़रूरी है। इसी के साथ अगर कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ के पहले प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन जैसी बीमारी है, या कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ पहले से ही उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ को डायबिटीज़ जैसी बीमारी है, या कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ ओबेस है, वज़न ज़्यादा है, कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ में कभी कभी पहले 2-3 बार एबॉर्शंस हुए हैं। अगर ऐसे कुछ हाई रिस्क ज़्यादा जोखिम वाली प्रेगनेंसी लेडीज़ में है, तो ऐसे लेडीज़ में हम इसी हफ्ते के दौरान 11 से 13.6 हफ्ते के दौरान हम उनका यूट्राइन आर्टरी कलर डॉपलर स्कैन भी करा लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आने वाले महीनों में प्रेगनेंसी के दौरान ये प्रेग्नेंट लेडीज़ को ब्लड प्रेशर होने की संभावना है या नहीं है। अगर अगर ब्लड प्रेशर होने की संभावना है, तो ऐसे इसमें हम पेशेंट को एस्पिरिन जैसी मेडिसिन हम शुरू करके ये पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर होने की संभावना को टाल सकते हैं। इसलिए यूट्राइन आर्टरी कलर डॉपलर स्कैन पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर के आखिरी हफ्ते में 11 to 13 वीक्स में करना ज़रूरी होता है कुछ हाई रिस्क वाले प्रेग्नेंट लेडीज़ में। यह रहा फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि पहले चरण में की सोनोग्राफी जो 2 दफ़ा करनी रहती है। दूसरे चरण में जो सोनोग्राफी रहती है वो हम 5वें महीने में, यानी 18 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हम रिकमेंड करते हैं। ये सोनोग्राफी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चरण में जो सोनोग्राफी रहती है इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहला जो है उसको टिफ़ा, ये जो सोनोग्राफी है उसको हम टिफ़ा बोलते हैं। टिफ़ा यानी कि टारगेट इमेजिंग फिटल एनोमली स्कैन। एनोमली मतलब कि बेबी में अगर कुछ स्ट्रक्चरल या कंजेनिटल मालफॉर्मेशन है तो वो एकदम बारीकाई से देखना, इसका मतलब टारगेट इमेजिंग फिटल एनोमली स्कैन। इसमें हम बेबी का पूरा हेड से लेके टो तक पूरा सोनोग्राफी बारीकी तरीके से करते हैं, जिसमें पहले ब्रेन का डेवलपमेंट बराबर हुआ है कि नहीं। कभी कभी बेबी के ब्रेन में पानी होने की संभावना रहती है, जिसको हम हाइड्रोकेफेलस बेबी कहते हैं। कुछ बेबीज़ के ब्रेन डेवलप ही नहीं होते, जिसको अनकेफेलस बेबी बोलते हैं। कुछ बेबी की हड्डी बराबर, रीढ़ की हड्डी बराबर है कि नहीं, स्पाइन बराबर है कि नहीं, ये ओपन है या क्लोज है वो देखना रहता है, क्योंकि इसमें फिर ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने की संभावना रहती है। बेबी के आईज़, नोज, लिप्स बराबर डेवलप हो गए हैं कि नहीं, क्योंकि अगर लिप्स डेवलप नहीं हुए तो इसका मतलब क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट जैसी संभावना रहती है। बेबी के लंग्स और हार्ट्स बराबर डेवलप हो गए कि नहीं। कुछ बेबीज़ में हार्ट्स में होल रहने की संभावना रहती है। बेबी का डायफ्राम, जो बेबी का छाती और एब्डोमेन दोनों को डिफ्रेंशिएट करता है, वो बराबर डेवलप हो गया है कि नहीं, क्योंकि अगर वो डायफ्राम में छेद है तो डायफ्रामेटिक हर्निया जैसी बेबी में विकलांगता हो सकती है। कुछ बेबीज़ में स्टमक डेवलप हो गया है नहीं, किडनी डेवलप हो गई है कि नहीं, बेबी का ब्लैडर डेवलप हो गया है कि नहीं, बेबी के हाथ और पैर वो बराबर डेवलप हो गए कि नहीं, ये सब देखना ज़रूरी रहता है। बेबी के फिंगर्स कितने हैं, कभी कुछ बेबीज़ में फिंगर्स ज़्यादा रहते हैं, जिसको पॉलीडेक्टिली बोलते हैं। ये सब चीज़ों की बारीकी से जांच करना सोनोग्राफी के द्वारा, जिसे हम टिफ़ा स्कैन बोलते हैं, एनोमली स्कैन बोलते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हम जनरली 5वें महीने में, यानी कि 18 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में करते हैं।
दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें 20 वीक से पहले ये सोनोग्राफी का स्कैन करना ज़रूरी है, क्योंकि अपने इंडियन एमटीपी लॉ के अनुसार अगर बेबी में कुछ स्ट्रक्चरल एनोमली है और ऐसा बेबी अगर आउट ऑफ यूट्रस बाहर सर्वाइव होने के चांसेस बहुत कम है, तो इसमें अगर बेबी का अबॉर्शन करना है तो ये डिसीजन हम पेरेंट्स को बताते हैं कि आपको लेना है कि ये बेबी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है या अबॉर्शन करना है। तो इसलिए ये 20th वीक से पहले सोनोग्राफी करना ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ अगर बेबी में है तो ये बेबी आउट ऑफ यूट्रस सर्वाइव हो नहीं सकता, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ ऐसी हैं कि वो हम आउट ऑफ यूट्रस भी रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन तब जब हम सोनोग्राफी करते हैं अगर हमें पता चला कि बेबी में कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है तो हम जेनेटिसिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक सर्जन, फीटल मेडिसिन डॉक्टर, ये सब लेके पेरेंट्स को हम एडवाइस देते हैं कि ये बेबी की स्ट्रक्चरल जो एबनॉर्मलिटी है ये आउट ऑफ यूट्रस भी रेक्टिफाई कर सकते हैं और आप ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये जो डिसीजन है वो पेरेंट्स के ऊपर रहता है कि ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। इसलिए ये 20th वीक से पहले सोनोग्राफी करना ज़रूरी है, जिसको टिफा स्कैन या अनामोली स्कैन कहते हैं। ये बेबी का हम पूरा ग्रोथ देखना, इसी दौरान हम प्लासेंटा का भी लोकेशन देखते हैं कि जो प्लासेंटा जो बेबी को ब्लड सप्लाई करता है मदर के साइड से, तो वो कहाँ पे है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। वो अगर बच्चादानी में ऊपर की तरफ से रहा तो वो नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी ये लोकेशन बच्चेदानी के मुंह पे रहता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए जानलेवा होने का चांसेस रहता है, तो उसका लोकेशन देखना ज़रूरी है। इसी के साथ हम बच्चेदानी का मुंह, जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं, उसका लेंथ देखना और ये ओपन है या खुला है वो देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चादानी का मुंह अगर छोटा है तो ऐसे पेशेंट्स में समय से पहले डिलीवरी होने की संभावना रहती है। जिनको हिस्ट्री है कि जिनके पहले 2-3 एबॉर्शंस हुए हैं, जिनको पहले 1-2 टाइम प्रेगनेंसी समय से पहले हुई है, ऐसे जनरली पेशेंट्स के हम सर्विकल लेंथ देखते हैं और ऐसे पेशेंट्स में हम सर्वाइकल स्टिच यानी कि सर्विक्स की जगह पे हम टाका देते हैं, जिसको हम सर्वाइकल एनसेफलाइटिस बोलते हैं। और ऐसे पेशेंट्स में समय से पहले होने की डिलीवरी हम टाल सकते हैं, जिसको प्रीटर्म लेबर कहते हैं। तो इसलिए हमें ये जो 5वें महीने की सोनोग्राफी है तो इसमें हमें ये सब चीज़ों का पता रहना ज़रूरी रहता है। 5वें महीने में ही टिफा स्कैन के साथ साथ जिन पेशेंट्स को हाइपरटेंशन जैसी बीमारी है, ऐसे पेशेंट्स में भी हम कलर डॉपलर यूट्राइन आर्टरी स्कैन रिकमेंड करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आने वाले महीनों में ऐसे प्रेग्नेंट लेडीज़ में ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना है या नहीं है, क्योंकि बढ़े वाला ब्लड प्रेशर ये प्रेग्नेंट लेडी और बेबी दोनों के लिए भी हानिकारक होता है। तो इसलिए ये यूट्राइन आर्टरी कलर डॉपलर करना इम्पॉर्टेंट रहता है। ये हो गया सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी दूसरे चरण में प्रेगनेंसी का सोनोग्राफी का महत्व। अभी आखिरी चरण में यानी कि तीसरे चरण में यानी थर्ड ट्राइमेस्टर में सोनोग्राफी कब और क्यों करना है। ये जो तीसरे ट्राइमेस्टर में सोनोग्राफी रहती है वो जनरली हम 8वें महीने में यानी कि 32 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हम रिकमेंड करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसको हम ग्रोथ स्कैन कहते हैं। तो इसमें हमें ये देखना रहता है कि बेबी की ग्रोथ बराबर हुई है या नहीं है, बेबी पूरा विकसित हो गया है या अविकसित है। अगर बेबी अविकसित है इसका मतलब बेबी का वज़न कम है, या बेबी का हेड डेवलप हो गया है लेकिन एब्डोमेन डेवलप हो गया नहीं है, या बेबी का जितना एज है उसके मुताबिक बेबी का हेड भी डेवलप नहीं हुआ है, एब्डोमेन भी डेवलप नहीं हुआ है, तो इसको हम इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन बेबी कहते हैं। और अगर ऐसा अगर बेबी को ब्लड सप्लाई अगर कम हो रहा है तो ऐसे इसमें IUGR जैसे बेबी होने की संभावना रहती है। तो ऐसे कंडीशन में कभी कभी बेबी के सेफ्टी के लिए हमें अर्जेंट डिलीवरी करने का डिसीजन लेना पड़ता है, इसलिए ये ग्रोथ स्कैन इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ हम जो आखिरी सोनोग्राफी जो करते हैं, जो 90 महीने में जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के आसपास रहती है तब सोनोग्राफी करते हैं। तो इससे हमें बेबी का एग्जैक्ट पोजीशन कैसा है, बेबी सर से है या पैर से है। पैर से अगर बेबी जिसको ब्रीच कहते हैं, या कभी कभी बेबी ट्रांसवर्स एब्डोमेन में ट्रांसवर्स रहता है, आड़ा रहता है, तो वो भी हमें देखना रहता है कि बेबी का एग्जैक्ट पोजीशन कैसा है। इसी के साथ बेबी का वज़न कितना है, इसी के साथ बेबी के साइड में पानी कितना है, पानी की मात्रा कितनी है,
कभी कभी कुछ पेशेंट्स लीकिंग की हिस्ट्री देते हैं, इसका मतलब बच्चेदानी से पानी निकल जाना, और ऐसे टाइम पे बेबी एकदम ड्राई हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें अर्जेंट डिलीवरी करने का डिसीजन लेना पड़ता है। इसी के साथ जिन पेशेंट्स को के पहले ये सब बातें पकड़कर बेबी के हमें एग्जैक्ट बायोफिजिकल प्रोफाइल भी देखना रहता है, जो इम्पोर्टेंट रहता है जिसमें हम बेबी का रेस्पिरेशन यानी कि ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, बेबी का मसल टोन कैसा है, बेबी के मूवमेंट्स बराबर हो रहे हैं या नहीं, बेबी में पानी की मात्रा कितनी है, बेबी के आसपास जो पानी है वो कितना है, ये सब बातें पकड़कर हम आउट ऑफ 10 बेबी का बायोफिजिकल प्रोफाइल हम बताते हैं कि बेबी कितना प्रतिशत हेल्दी है। इसलिए ये 90 महीने का सोनोग्राफी इम्पॉर्टेंट है। इसके बावजूद अगर कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ की पहली डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन से हुई है तो उनका हमें जहाँ पे यूट्रस में स्टिचेस दिए हैं तो वहाँ पे उसका स्कार थिकनेस कितना है वो भी पता करना ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर थिन यूट्राइन स्कार रहा तो वो पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं होता, दैट इज़ नॉट गुड साइन। तो इसलिए हमें ये स्कार थिकनेस भी पता करना ज़रूरी रहता है। तो इसी के साथ हमें ये सब बातें सोनोग्राफी से काफ़ी सारी बातों का पता करना ज़रूरी रहता है। कुछ बेबीज़ बोले कि जब टर्म पे रहते हैं, जैसे एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट पे रहते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़, ऐसे लेडीज़ में कभी कभी बेबी के मूवमेंट्स कम हो जाती है। अगर कम फिटल मूवमेंट्स है तो तब हम अर्जेंट सोनोग्राफी करके बेबी में होने वाला ब्लड फ्लो बराबर है कि नहीं वो हमें कलर डॉपलर से पता करके अगर डिलीवरी करने के अर्जेंट ज़रूरत पड़े तो वो डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये हमें इसका मतलब पूरे 9 महीने में हमें 5 बार सोनोग्राफी करना ज़रूरी है। पहले ट्राइमेस्टर में एक 6 to 8 वीक्स बोले तो 1.5 मंथ से 2 मंथ्स में, एक जो 11 to 13 वीक्स में, एक तीसरी सोनोग्राफी 18 to 20 वीक्स यानी पे 5वें महीने में, चौथी सोनोग्राफी 32 वीक्स में और 5वीं और आखिरी सोनोग्राफी 9वें महीने में करनी ज़रूरी रहती है। इसके बावजूद अगर कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ अगर हाइपरटेंशन जैसी बीमारी है, डायबिटीज़ है, ओबेस है, जिनको IVF टेस्ट ट्यूब बेबी से बेबी रह गया है, प्रेगनेंसी रह गई है, और जो लेडीज़ के पहली हिस्ट्री 2-3 एबॉर्शंस की है या समय से पहले डिलीवरी की है, तो ऐसे कंडीशंस में भी हम प्रेग्नेंट लेडीज़ को बार बार सोनोग्राफी करने के लिए कहते हैं। लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि फ्रीक्वेंट सोनोग्राफी करने के बावजूद भी अल्ट्रासोनिक वेव्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स बेबी पे नहीं होते, इसलिए नो नीड टू टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज, इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस टॉपिक you can ask me in comment box. I will be happy to answer your queries. Thank you and take care.